चलिए ध्यान दीजिए। तो हम लोग ने पिछले पार्ट में जाना था कि हिंद चीन का नाम आखिर हिंद चीन पड़ा क्यों था, यहाँ पर भारतीय संस्कृति और चीनी संस्कृति का प्रभाव कैसे था, ठीक है। कौन से राजा आए यहाँ पे, शासन किए चीन के, और फिर वो अपना छाप छोड़ दिए वहाँ पे। अंकोर वाट मंदिर कहाँ था, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। और फिर किस तरह से चीनी शासन एंड हुआ वहाँ पे, यानी कि चीन का हस्तक्षेप क्या हुआ, समाप्त हुआ, ठीक है। अब इस पार्ट में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से फ्रांसीसी आए और फ्रांसीसियों का उपनिवेश हिंद चीन बन गया, यानी कि फ्रांसीसी कैसे आए और कैसे यहाँ पर व्यापार करने लगे, ठीक है। कैसे धीरे धीरे क्या किया कि अपना सत्ता यहाँ पर स्थापित करने लगे, और धीरे धीरे क्या करते करते कैसे हिंद चीन को पूरे क्या किया अपने कब्जे में ले लिए। अब हम लोग इस पार्ट में पार्ट 2 में पढ़ने जाएंगे और सीखेंगे। तो ध्यान दीजिए, आइए बोर्ड पे देखते हैं। देखिए, व्यापारिक कंपनी का आगमन और फ्रांसीसी प्रभुत्व, यानी कि व्यापार करने के उद्देश्य से जो आए थे यहाँ पे, कंपनियां स्थापित हुई, व्यापार करने के उद्देश्य से आए कि चला जाए, एक अच्छा जगह था ये हिंद चीन, ठीक है, व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वहाँ की जनता आई, ठीक है, फ्रांस की, और बहुत सारे व्यापारी आए अलग अलग जगह के, ठीक है, क्या करने के उद्देश्य से, व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ पे, ठीक है। और धीरे धीरे क्या किया, अपना कंपनी स्थापित किया, ठीक है। और फिर धीरे धीरे कैसे पूरे हिंद चीन को फ्रांस ने क्या किया, जकड़ लिया, तो उसके बारे में जानेंगे। देखिए, जब 1498 ईस्वी में भारत का खोज हुआ, जब वास्को डिगामा ने क्या किया, भारत का खोज किया, तो उस समय पूरा का पूरा एरिया जो था, मतलब कि जो भारत के साथ साथ एरिया था, इधर का भी हिंद चीन का एरिया भी था, ठीक है, ये भी मिल गया उधर से। और ये क्या हुआ कि समुद्री मार्ग से क्या हुआ, जुड़ गया था, ठीक है। एक अच्छा रास्ता का पता चल गया जो कि समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ एरिया था ये हिंद चीन का। देखिए, हिंद चीन में व्यापार धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ने लगा। जब क्या हुआ कि समुद्री मार्ग का पता चल गया कि हिंद चीन से जुड़ा हुआ है मार्ग, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर व्यापारी अपना व्यापार करने के लिए, व्यापार करने के उद्देश्य से क्या होने लगे, आने लगे। एक नया जगह का पता चला था, ठीक है, यहाँ पर वस्तु की आवश्यकता थी, सामान की आवश्यकता थी। अब यहाँ पर धीरे धीरे व्यापारी आने लगे। कौन कौन से, तो स्पेन वाले, पुर्तगाल वाले, इंग्लैंड वाले, फ्रांसीसी वाले, इस तरह से बहुत सारे व्यापारी क्या होने लगे, धीरे धीरे आने लगे यहाँ पे। और आके क्या करने लगे, अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे, अपना क्या करने लगे कि व्यापार यहाँ पे करने लगे। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जब धीरे धीरे यहाँ पर व्यापारी आ रहे थे, तो उस समय जिनकी संख्या ज़्यादा थी वो थे फ्रांसीसी। थोड़े से चालाक दिमाग लगाए, जो ज़्यादा तेज थे, ज़्यादा मात्रा में आ रही थी, इनकी कंपनियां यहाँ पे ज़्यादा स्थापित होने लगी, ठीक है। धीरे धीरे अपना क्या करने लगे कि हर जगह व्यापार क्या करने लगे, बढ़ाने लगे धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ पर ये लोग थोड़ा कम थे संख्या में, ठीक। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ, तो समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ ये हिंद चीन था, हम आप लोगों को बताए ही थे, ठीक। तो ये क्या किए कि धीरे धीरे यहाँ पर क्या किया, अपना पूरा व्यापार विस्तार करने लगे। व्यापार कहा नहीं जाता है कि थोड़ा सा यहाँ पर देखे कि सामान बिक रहा है, यहाँ पर हम लोग सामान का वैल्यू है, ज़्यादा रेट मिल रहा है, तो और ज़्यादा बड़े तादाद में सामान ला के यहाँ पर क्या करने लगे, बेचने लगे। कहाँ पे, हिंद चीन में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, चलिए अब जानते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे कि कैसे, ठीक है, कैसे फ्रांस का उपनिवेश बन गया। कौन, हिंद चीन। आखिर उपनिवेश बना कैसे, उपनिवेश के बारे में हम डिस्कस किए थे। उपनिवेश किसे कहते हैं, अगर कोई जो एक बड़ा सा एरिया है, मान लो कि इंडिया है, और दूसरे देश को जीत ले और उस पर क्या करे, कब्जा कर ले, और वहाँ पर अपना शासन लागू कर दे, वहाँ से क्या करे कि हर चीज़ शोषण करके लाने लगे इंडिया में, इंडिया का विकास करने लगे, तो इंडिया का वो जगह क्या हुआ, उपनिवेश हुआ, ठीक है, उसी को उपनिवेश कहते हैं। तो फ्रांस का आखिर उपनिवेश हिंद चीन बन कैसे गया, कैसे बना धीरे धीरे, इसके बारे में आइए जानते हैं। देखिए, जब फ्रांसीसी आते थे ना वहाँ से, तो आपसे व्यापारी आने लगे, धर्म प्रसारक प्रचारक भी आते थे। जैसे कि फ्रांस का धर्म अलग था, हिंद चीन में लोग अलग धर्म के थे, अलग मान्यता के थे। यहाँ पर लोग अलग देवी देवता को मानते थे, अलग तरह से रहते थे, अलग थी संस्कृति यहाँ की, थी ना। ये थोड़ा सा चाइना से जुड़ी हुई थी संस्कृति, थोड़ा सा इंडिया से जुड़ी हुई थी संस्कृति। फ्रांस का बिल्कुल संस्कृति अलग था रहने सहने का, ठीक है। स्पेन का अलग था, इंग्लैंड का अलग था, ठीक।
तो क्या हुआ कि धीरे धीरे व्यापारी यहाँ पर क्या होने लगे, बढ़ने लगे। व्यापारियों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही थी क्योंकि व्यापार का विस्तार हो रहा था यहाँ पे, ठीक है, व्यापार अपना बढ़ाते जा रहे थे। धर्म प्रसारक प्रचारक, इन्हें जिन्हें पादरी कहा जाता है, पादरी, जो पादरी लोग थे वो लोग आते थे यहाँ पे और यहाँ के लोगों को, जो यहाँ के लोग थे भोले भाले, उनको फंसाते थे, बैठाते थे एक जगह, बैठ के बताते थे कि देखो सब तुम लोग मूर्ख हो, सब बेवकूफ़ हो, सब हम लोग का धर्म देखो कितना अच्छा है, हम लोग का संस्कृति अच्छा है, हम लोग इतने डेवलप कर रहे हैं, हम लोग इतना विकास कर रहे हैं, तुम लोग भी हम लोग की तरह बनो सब, हम लोग की तरह कपड़ा पहनो सब, हम लोग की तरह खाना खाओ सब, हम लोग की तरह संस्कृति अपनाओ सब, हम लोग के देवी देवता पूजा करो सब, इस तरह से क्या करो सब, तुम लोग भी हम लोग जैसा बनो, हम लोग विकसित हो चुके हैं, हम लोग ये कर लिए वो कर लिए हैं, और तुम लोग अभी यहीं में बसे हो सब, गरीब की तरह जी रहे हो सब, ठीक है। तो इस तरह से क्या करने लगे, यहाँ के लोगों को अपने तरफ खींचने लगे, ठीक है, अपने तरफ एक तरफा करने लगे। धीरे धीरे यहाँ के लोगों को दिमाग को जीतने लगे, उस पर शासन करने लगे धीरे धीरे, ठीक है। और ये लोग भी, स्पेन इंग्लैंड वाले, ये लोग भी अपने धर्म का प्रसार अलग करते थे। जैसे कि मान लो कि कोई इन लोगों का दुकान है, अब यहाँ पर कोई सामान खरीदने गया, यहाँ पर कोई सामान खरीदने गया तो क्या करेगा, सामान दे रहा है, अब देखे कि ये अजीब तरह कपड़ा पहना है, तो वो यहाँ का आदमी वियतनामी सब ऐसा देखता था घूर घूर के उसको, अब वो क्या करता था कि अपने बारे में बताने लगता था, हाँ देखो हम लोग ऐसे हैं, ये है वो है, ठीक है, हम लोग जैसा बनो सब, ये करो। तो पूछेगा ना कोई, तो लोग कोई विकसित आदमी को देखो तो पूछो ना कि कैसे भाई आखिर इतना आप कर लिए, क्या कर लिए कि आप इतना हो गए, तो बनना चाहेगा आदमी उसके जैसा। ठीक वैसा ही काम करते थे, लेकिन फ्रांसीसियों की संख्या ज़्यादा थी, ठीक है। तो देखिए अब धीरे धीरे क्या हुआ, फ्रांसीसी का व्यापार धीरे धीरे यहाँ पर विस्तारित होने लगा, बढ़ने लगा। देखे जब यहाँ की जनता को मतलब कि यहाँ पर संसाधन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पर व्यापार अच्छा चल रहा है, तो और ज़्यादा विस्तार करने लगे यहाँ पे। अब देखिए धीरे धीरे 18वीं शताब्दी तक आते आते ये लोग राजनीति में यहाँ पर दिलचस्पी लेने लगे। अब कहते नहीं कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए कि हस्तक्षेप हो जाता है धीरे धीरे, जैसे कि कहीं गए हम, रहने लगे, धीरे धीरे रहते रहते दुकानें खोल दिए, दुकान खोलते खोलते क्या किए कि वहाँ के 10-15 लोग मेरा बात मानने लगे वहाँ पर। अब क्या किए कि मेरा देखे कि प्रभाव पड़ने लगा, हम कुछ बोल रहे हैं तो लोग सुन रहे हैं, तो धीरे धीरे वहाँ के पर्सनल मामला में इंटरफेयर नहीं करने लगता है आदमी, धीरे धीरे वहाँ के पर्सनल मामला में घुस जाता है, धीरे धीरे वहाँ पर जो राजनीति चल रहा है, वहाँ का जो पर्सनल बात है उसमें भी क्या करने लगता है, दिलचस्पी लेने लगता है। वहाँ पर कोई मारपीट हुआ तो उसमें चल गया, हाँ ऐसे काहे कर रहे, ये नहीं कर रहे, वहाँ पर नेता बनने लगा, होता है ना। धीरे धीरे ये लोग क्या किए कि वहाँ की राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे। अब फ्रांस से क्या किए कि आदमी बुलाने लगे, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अपना गढ़ बनाने लगे, यहाँ पर लोग बस गए, वहाँ पर रहने लगे। धीरे धीरे फ्रांसीसी वहाँ पर खेमा गाड़ लिया, वहाँ पर गाड़ लिया, यहीं पे आके बस गया सब, यहीं पे फैक्ट्री स्थापित कर दिया, यहीं पर लगा सब चलाने, ठीक है। बड़ा से बड़ा मात्रा में व्यापार होने लगा। अब धीरे धीरे देखा कि फ्रांसीसियों का जो एक संख्या था, बहुत बड़ा एक आबादी यहाँ पर क्या हो गया था, बस गया था आके हिंद चीन में। और धीरे धीरे हर जगह जहाँ देखिएगा ना फ्रांसीसी, पूरा कोना कोना में क्या हुआ था, सब बस गया था सब यहाँ पे। अब देखिए जब धीरे धीरे क्या हुआ कि फ्रांसीसी की संख्या ज़्यादा होने लगी, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की राजनीति में दिलचस्पी लेने लगेगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ के पर्सनल मामला में राजनीति में दिलचस्पी लेने लगा सब। उसी समय इन लोगों को बहुत अच्छा एक मौका मिल गया। देखिए मौका क्या मिला कि जो कोचिन चीन का राजा था, जो कोची चीन का राजा था ना, उसके खिलाफ नारेबाजी होने लगा। कोची चीन की जनता क्या करने लगी, उस राजा के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। अच्छा ये नारेबाजी क्यों कर रही थी भाई, आखिर जनता को क्या समस्या हो गया था? बिना कोई समस्या का तो जनता आंदोलन नहीं करती है। तो आंदोलन इसलिए करने लगी क्योंकि समस्या ये आया था कि यहाँ का राजा जो था भोग विलासी था, खूब मस्त क्या करो, लोगों से शोषण करो, इधर से अनाज आ जा रहा है, इधर से पैसा आ जा रहा है, लोगों से भरपूर शोषण कर लिया है, अब भोग विलास कर रहा है, मस्त खा पी के सो रहा है, उड़ाते जा रहा है पैसा ना। यहाँ के लोगों का क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि लोग के लिए तुम नहीं करोगे, उसका शोषण करोगे, तब क्या करेगा जनता? तुम्हारा गुलाम है, गुलाम है, वो क्या करेगा, तुमको बार बार देगा हर चीज़, उसका शोषण होता जा रहा है, वो गरीब होता जा रहा है, तुम अपना क्या कर रहे हो कि भोग विलास में डूबे, उससे कोई मतलब नहीं है। राजा तो बनता है कि विस्तार करने के लिए, लोगों का समस्या समझने के लिए। तो लोग क्या करने लगे, आंदोलन करने लगे, उसके खिलाफ नारेबाजी करने लगे कि नहीं, ये राजा को चेंज किया जाए, हटाया जाए, ये राजा अच्छा नहीं है। कहाँ का राजा, समझ में आ रहा है? तो कोची चीन का राजा था, तो मुंह खोल के बोला भी करो, ठीक है। तब
चलिए, तो जो कोची चीन का राजा था उसके खिलाफ नारेबाजी होने लगा। अब ये राजा के पास उतना ज़्यादा भी धन संपत्ति नहीं था, पहले ही बताया कि भोग विलासी था, भोग विलासी राजा था। और उसके बाद कमजोर था, कमजोर शारीरिक रूप से नहीं, राजा कमजोर किस चीज़ों से होता है? आर्थिक स्थिति से, और क्या होता है कि सैन्य बल से, सैन्य टुकड़ी कमजोर था इसके पास। अब क्या हुआ कि अगर बहुत बड़ा जनता का जनसंख्या हो और वो नारेबाजी करने लगे, तो नारेबाजी को मतलब कि नारेबाजी तो क्यों करती है जनता? नारेबाजी करती है अपना मांग के लिए कि मेरा मांग पूरा करो। अब नारेबाजी को अगर राजा को दबाना है, नारेबाजी को खत्म करना है, तो दो ही रास्ता होता है, या तो जनता का क्या करो, बात मान लो, जो कह रही उसके बात को मान लो, उसके मांग पूरा कर दो तो शांति चला जाएगा। और दूसरा होता है कि बलपूर्वक क्या करो, दबा दो, मार के भगा दो। इसके बाद भी कोई रास्ता है? नहीं रास्ता है। तो अब यहाँ के राजा भोग विलासी तक कमजोर था, ऐसा भी नहीं कि लोग का बात मान ले, बात मान लेगा तो खाएगा क्या? घोड़ा घास के साथ दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? कुछ नहीं खा पाएगा। अब क्या करेगा कि उसके बाद उतना सैन्य बल भी नहीं था कि आंदोलन को दबा सकी लोगों को, उतना टुकड़ी भी नहीं था इसके पास, है ना, तुरंत पतन हो जाता है इसका। तो अब क्या किया ये कि इन लोगों को एथी करने के लिए क्या किया कि जो दूसरा रास्ता था इसको बहुत अच्छा लगा। दूसरा रास्ता कौन? दबाना। इसके आंदोलन को क्या कर देना, बलपूर्वक खत्म कर देना, दबा देना। लेकिन बलपूर्वक खत्म करने के लिए सैन्य बल चाहिए, एक मजबूत टुकड़ी चाहिए इसको। अब ये वहाँ पर बहुत बड़ा एक मतलब मौका दे दिया, अवसर दे दिया। किसको मौका दे दिया? तो फ्रांसीसियों को क्या किया, मौका दे दिया। देखा कि फ्रांस यहाँ पर ज़्यादा है, फ्रांस वाला है सब, ठीक है, और फिर फ्रांस के पादरी भी है, यहाँ के फ्रांसीसी जनता भी है। तो अब ये क्या किया, जाके फ्रांस के साथ एक संधि कर लिया। 1787 ईस्वी में एक संधि कर लिया, एक वार्तालाप कर लिया और कहा कि देखिए हमको आंदोलन क्या करना है, दबाना है, कुचलना है। आप हमें क्या कीजिए कि सैन्य बल का मदद दीजिए, उसके बदले आप जो चाहिएगा हम आपको क्या करेंगे, देंगे। हम यहाँ के राजा हैं, हम आपको क्या होगा कि जो सुविधा चाहिएगा हम आपको मुहैया कराएंगे। तो सुविधा के बारे में बाद में जानेंगे, पहले आगे जानते हैं। देखो क्या हुआ कि संधि हो गया, तो मदद करने के लिए फ्रांस को क्या चाहिए था भाई, इससे अच्छा मौका क्या चाहिए था? फ्रांस को मौका चाहिए था यहाँ के राजनीति में घुसने का। आज जब राजा क्या किया कि राजा तुरंत मौका दे रहा है, तो मौका कैसे छोड़ सकता था फ्रांस? और तुरंत क्या किया कि राजा का सपोर्ट लिया और राजा का हेल्प कर दिया, और राजा का हेल्प करके क्या किया, यहाँ की राजनीति में एंट्री कर गया। और राजा जब फ्रांस का साथ देने लगेगा तब बाकी व्यापारी नहीं टिक पाएंगे यहाँ पे, है ना, बाकी व्यापारी नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि फ्रांस का सपोर्टर बन गया यहाँ का राजा। अब यहाँ का राजा क्या किया, फ्रांस को सपोर्ट कर दिया। अब फ्रांस क्या किया कि अपना सैन्य बल से इसको सपोर्ट कर दिया। ऐसी सैन्य बल के आधार पर क्या किया कि 1787 में इसने आंदोलन क्या किया, बुरी तरह से कुचल दिया। लोग को जबरन मार के पीट के भगा दिया, क्या किया, मुंह बंद करा दिया। क्या किया, आंदोलन को क्या किया, शांत करा दिया। गद्दी पर स्थापित रहा। ठीक है, अब आगे जानेंगे इसके बाद कि इसके बाद आगे क्या हुआ। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। चलिए आइए ध्यान दिए जाए। देखो अब अगर फ्रांस का मांग क्या करना पड़ गया, उसको पूरा करना पड़ा। देखो जब संधि हुआ तो संधि के तहत ये चीज़ उसको क्लियर करना पड़ा कि ठीक है हम आपका हेल्प करेंगे, हम आपका हेल्प करेंगे, तो आप हमको बदले में क्या दीजिएगा। तो क्या किया, फ्रांस अपना बहुत सारा क्या किया, बात उससे मनवा लिया। किससे? कोचिन चीन के राजा से। ठीक है, उससे क्या किया, बहुत सारा बात क्या किया, मनवा लिया कि मेरा ये मांग पूरा कीजिए, मेरा ये मांग पूरा कीजिए, तो हम क्या करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, फ्रांस मजबूत था। अब क्या किया कि कहा कि ठीक है भाई, हमको क्या चाहिए, हम तुम्हारा बात मान लेते हैं। अब बात के रूप में क्या क्या मनवाने लगा कि जैसे कि कह दिया कि व्यापारियों को अपने व्यापार करने के लिए क्या चाहिए। देखिए व्यापार करने के लिए जब दूसरे देश में आया जाता है ना, तो वहाँ पर टैक्स लेती है वहाँ की सरकार कि आप हमारे यहाँ व्यापार कर रहे हैं तो आप हमको क्या करेंगे, इतना सालाना में टैक्स देंगे। इसी तरह कुछ कंपनी अगर इंडिया में आके क्या करती हैं कि व्यापार करती है, फैक्ट्री स्थापित करती है, तो इंडिया को सालाना उसको क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है कि आप इतना टैक्स लीजिए, हमने इतना कमाया तो इतना का इतना % से टैक्स लीजिए और क्या कीजिए कि हमें जाने दीजिए। ठीक है, तो उसी तरह से सारे व्यापारियों को यहाँ के राजा को क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। इन लोगों ने कहा कि हम आपका हेल्प कर रहे हैं, हम
आप लोग को 1 भी रुपया टैक्स नहीं देंगे। अपना टैक्स क्या किया सब फ्री करवा लिया सब, बिल्कुल मुफ्त करवा लिया सब, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि कोचिन चीन पर फ्रांस का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा, धीरे धीरे क्या होने लगा, प्रभावित होने लगा। देखा सब कि यहाँ का राजा क्या है, हम लोग का सपोर्टर बन गया, यहाँ का राजा क्या है ऐसे कमज़ोर है। तो क्या किया सब कि उसका जाके क्या किया, सबकी हेल्प करने लगा, ठीक है, कोचिन चीन का। और धीरे धीरे हेल्प करके क्या किया, वहाँ पर प्रभाव स्थापित कर लिया, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा आगे। चलिए कोचिन चीन पर जब धीरे धीरे फ्रांस का प्रभाव पड़ने लगा तो अब क्या हुआ कि यहाँ के जो पादरी थे, पादरी मतलब होता है जो धर्म प्रचार करते हैं, धर्म का प्रसार करते हैं, प्रचार करते हैं, बताते हैं कि हमारा धर्म अच्छा है, हमारे यहाँ के लोग ऐसे बढ़ोतरी कर रहे हैं, ऐसे अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग भी कीजिए। तो उन लोगों ने क्या किया कि धीरे धीरे देखा कि अब कोचिन चीन में तो राजा हम लोग का बात मान रहा है, जैसा चाह रहा है वैसे कर रहा है। तो उस सब ने क्या किया कि पादरी धीरे धीरे और बढ़ चढ़ के अपना धर्म का प्रसार प्रचार करने लगा सब। अब नॉन स्टॉपिंग हो गया था, सबको रुक नहीं रहा था सब, ठीक है। मतलब कि कहा नहीं जाता है कि पूरा अपना राज हो गया, और उस तरह से राजा कुछ बोल ही नहीं रहा था, राजा का सपोर्टर बन गया था। अब क्या करने लगा सब कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगा सब, भरपूर क्या कर लगा सब, धर्म का अपना प्रसार करने लगा, देखो मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म वो है, हम लोग यहाँ बढ़ोतरी कर रहे हैं। और साथ ही साथ देखो तुम अपने धर्म को अच्छा बताओ तो अलग बात है, ठीक है, अच्छा बात है, अपने बताओ जो बताना है करो, लेकिन साथ ही साथ करने क्या लगा सब कि अपने धर्म को अच्छा बताने लगा सब, दूसरे के धर्म को बुराई करने लगा सब। मतलब कहने लगा सब कि नहीं ये इंग्लैंड वाला बदतमीज है, सभी सब का धर्म अच्छा नहीं है, जो स्पेनिश वाला जो है सब, स्पेन वाला ये सब का अच्छा नहीं है, पुर्तगाल का अच्छा नहीं है, ये सब का क्या बुराई होने लगा, भर पेट बुराई करने लगा सब। अब जाहिर सा बात है कि क्या कीजिए कि हिंदू मुस्लिम में ही मान लिया जाए, कहने लगा हम खड़ा होकर मुस्लिम है हिंदू है सबको ये कहने लगा कि सरेआम कहने लगा कि हिंदू का ये देश है, हिंदू अच्छा है, हिंदू का अच्छा धर्म है, मुसलमान का खराब होता है, ये करता है सो करता है सब। तो कहीं भेटा जाओ अकेला में तो क्या करे, मुसलमान मरबे करेगा सब न धके कि मेरा धर्म का बुराई काहे कर रहे हो, ठीक है, तो मारेगा सब भर पेट। चाहे मुसलमान करने लगे हिंदू का तो हिंदू छोड़ेगा सब, बख्शेगा सब नहीं, ठीक है, मारेगा सब चाहे जहाँ धरा जाए तुम। तो क्या करने लगा कि अपने धर्म को काफ़ी अच्छा बताने लगा सब, दूसरे का धर्म का भर पेट बुराई करने लगा सब। अब क्या हुआ कि कई दिन से बुराई करते जा रहा था सब, सर से पानी ऊपर जाते जा रहा था धीरे धीरे। अब एक दिन क्या हुआ कि भर पेट बुराई कर रहा था सब, तो क्या हुआ कि धरा गया सब बरियारे। क्या हुआ कि बाकी सब धर्म वाला जो था सब, बाकी सब व्यापारी था सब उपट गया सब, क्या किया सब पकड़ पकड़ कर जहाँ जहाँ फ्रांसीसी था सब भर पेट मारने लगा सब, चारों तरफ से सारा एकजुट मिल गया सब। अब फ्रांसीसियों को धो के जहाँ जहाँ इस सब का कबीला था ना व्यापारी था सब, और जहाँ धर्म प्रसार प्रचार किया तो दौड़ा दौड़ा मारने लगा सब उस सबको। अब क्या हुआ कि भर पेट मारा सब फ्रांसीसी को पकड़ पकड़ के, जितना पादरी था सब ना सबका इतना पिटाई किया सब कि वो डर से भागने लगा सब फ्रांस, ठीक है, बहुत मारा सब। अब धीरे धीरे जब क्या हुआ कि ये धीरे धीरे भागा सब फ्रांस में, जब वहाँ पर क्या हुआ कि फ्रांस से भागा सब तो वहाँ के राजा को ये बात पता चला, वहाँ तक राजा को ये बात पहुँच गया। अब धीरे धीरे वहाँ के राजा, जब राजा को पता चला वो बात, उस समय फ्रांस का राजा नेपोलियन तृतीय था, ठीक है, तो राजा को पता चला तो कहा कि भाई कौन है जहाँ पर हमारा इतना बड़ा व्यापार हो रहा है, इतना बड़ा सत्ता है वहाँ पे, और वहाँ पे जाके क्या कर रहा है कि कौन है जो हम ही लोग के आदमी को मार रहा है ना। तो वो क्या किया, तुरंत क्या किया, सपोर्ट के लिए वहाँ के व्यापारी सपोर्ट किए, पादरी को सपोर्ट के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए क्या किया कि बहुत बड़ा एक सेना का टुकड़ी क्या किया फ्रांस से वहाँ पर क्या किया भेज दिया कि जाके देखो तो कौन है, जो भी है उसको मारो पीटो ठीक कर दो ना। तो यहाँ का सेना चल दिया हुआ वहाँ पर। जब सेना फ्रांस पहुँचा, जब सेना क्या किया फ्रांस पहुँचा, तो अब वहाँ पर डर गया सब कि भाई फ्रांस का सेना आ गया है, ऑलरेडी फ्रांसीसी संख्या ज़्यादा था। तो जब फ्रांस का सेना पहुँच गया वहाँ पर, तो क्या हुआ कि फ्रांस के डर से अन्नाम में सबसे ज़्यादा मारपीट हुआ था। तो फ्रांस के डर से क्या हुआ कि अन्नाम को संधि करना पड़ा फ्रांस से, ठीक है, अन्नाम को क्या करना पड़ गया, संधि करना पड़ गया। अगर वो संधि नहीं करता, मतलब कि कहा कि डर से कि अच्छा जाने दीजिए ऐसा हुआ, अब नहीं होगा, अब यहाँ कोई अभी आदमी आपके आदमी को नहीं मारेगा, नहीं होगा। तो कहा सब नहीं ऐसे नहीं,
हम लोग कुछ बात मानना होगा, शर्त मानना होगा ना। तो क्या हुआ कि संधि कर लिया कि कुछ आप लोग का बात मान लेते हैं हम, आप क्या कीजिए, नहीं तो क्या करता है, नाम को तुरंत जीत लेता, मार पीट के क्या करता, सब अंजाम पे कब्जा कर लेता फ्रांस से ना। इधर कोचिन चिन पर कब्जा करते देरी नहीं लगता, कोचिन चिन का ऑलरेडी राजा कमजोर था, फ्रांस जिस हेल्प करके जिता सकता है तुमको तो दबा भी सकता है तुमको, तो आप ही कब्जा कर लेता तुरंत। तो डर से क्या किया, नाम तुरंत क्या किया कि 3 बड़ा बंदरगाह संधि करके 3 को बड़ा बंदरगाह खोल दिया। बंदरगाह पता है किसे कहते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि व्यापार के लिए समुद्री रास्ता से बहुत बड़ा क्या होता है कि वहाँ पर व्यापार के लिए गढ़ बन जाता है ना नावों का, तो वहाँ पर क्या होता है व्यापार के लिए सामान उतराता है, चढ़ता है, जाता है, वो बंदरगाह हो जाता है बहुत बड़ा। तो बंदरगाह 3 को क्या किया गया कि फ्रांसीसियों के लिए खोल दिया गया कि आप लोग अब इस बंदरगाह पे भी क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। और टोल फ्री बिल्कुल क्या किया है, फ्री कर दिया गया कि आप लोग टैक्स नहीं देना पड़े। बंदरगाह का भी टैक्स लगता है कि आप आ रहे हैं तो यहाँ पर टैक्स देंगे, जैसे बस स्टैंड में जाइएगा ना, सारा बस लगा रहता है तो सब बस स्टैंड को टैक्स देना पड़ता है, बस वालों को, बस स्टैंड वालों को टैक्स देना पड़ता है। तो उस तरह से क्या हुआ कि टैक्स फ्री हो गया कि ना टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप लोग को खोल दिया जाता है, आप लोग इस रास्ते से भी क्या कर सकते हैं, आके यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। 3 को रास्ता मिल गया। अब क्या हुआ, इस सबको व्यापार के लिए और बढ़ोतरी का साधन मिल गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि हर्जाना के रूप में भी कुछ क्या हुआ, पैसा भरना पड़ा। ठीक है, ये घटना कब हुई, 1862 ईस्वी में। ये जो संधि हुई थी 3 को बंदरगाह देने की, कब हुई थी, 1862 ईस्वी में हुई थी। और क्या करना पड़ा, और नाम को बहुत बड़ा एक हर्जाना के तौर पर क्या करना पड़ा, खर्चा भी उसको मतलब पैसा देना पड़ा, किसको, फ्रांसीसियों को। अब देखिए 1863 ईस्वी में कंबोडिया डर गया, देखा कि फ्रांस क्या किया कि कोचिन चीन का हेल्प किया, उधर से क्या किया कोचिन चीन पर इसका हस्तक्षेप है, कोचिन चीन का राजा इसका बात मान रहा है, कोचिन चीन इसके प्रभाव में है। इधर अन्नाम भी क्या हो गया, इसके प्रभाव में हो गया, जहाँ जा रहा है फ्रांस से सब कोई डर रहा है, इसका संख्या ज़्यादा है। तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में क्या करे, हमको भी जीत ले, हमको ही कब्जा कर ले, हम लोग के यहाँ पर भी वर्चस्व स्थापित कर दे। तो कोचिन चीन क्या हुआ कि डर गया इससे। अब वहाँ का जो राजा है कि दौड़ा दौड़ा चला गया फ्रांस के पास। कहा क्या जाएगा फ्रांस से कि देखिए आप एक काम कीजिए हमसे, यहाँ पर सॉरी कंबोडिया का जो राजा था वो डर गया। जाके क्या किया कि फ्रांस के साथ हाथ मिला लिया। कहा कि आप एक काम कीजिए कि आप हमको संरक्षित राज्य बना लीजिए। संरक्षित कहने का मतलब कि हम शासन करेंगे, हम हर चीज़ करेंगे, बस आप अपना दया दृष्टि कृपा हम लोग पे बरसाए रखिएगा। मतलब कि कोई दूसरा आँख उठा के हम पर देखेगा तो आप क्या कीजिए, हमेशा हाथ हम लोग के लिए, हमारे लिए क्या रहिएगा, खड़े रहिएगा। तो कोई हम पर क्या कर सके, अधिकार ना कर सके, हस्तक्षेप ना कर सके, आंदोलन ना कर सके हमारे विरुद्ध। आप हमारा कैसे कोचिन चीन का आप हेल्प किए थे, तो आप हमको क्या कीजिए, दया दृष्टि में रख लीजिए ना। तो तुरंत जाके हेल्प कर लिया। तो क्या किया कि अपने मैंने, फ्रांस अभी कुछ नहीं बोल रहा है, तो कह रहा है कि अपने मैंने कि हम क्या करें कि इसके बदले में आपको साल भर में क्या कि प्रत्येक सालाना आपको बहुत बड़ा एक रकम देंगे पैसा का। ठीक है, आपको क्या करेंगे, हर्जाना तौर पे देंगे, पैसा देंगे, हर्जाना नहीं मतलब पैसा देंगे आपको ना, कि आप हमारा हेल्प कर रहे हैं, मतलब आप हमारे, हम क्या किए कि आपके दया दृष्टि में है। ठीक है, तो हम आपको क्या करेंगे, उसके बदले आप हमारा क्या करेंगे, हेल्प करेंगे आपदा के समय में, तो उसके बदले क्या करेंगे, हम आपको हर साल क्या करेंगे, इतना पैसा देंगे। अब बताइए कि 1863 ईस्वी में कंबोडिया क्या कि फ्रांस के साथ ये जाके संरक्षित राज्य बन गया। कब, 1863 ईस्वी में। 62 में ये घटना हुआ, 63 में ये बन गया। अब चलिए अब बताइए कि फ्रांस को क्या चाहिए था इससे अच्छा, भाई इससे अच्छा सौदा क्या हो सकता है, वो अपना आराम से व्यापार कर रहा है और साथ ही साथ साल में कोई राज्य तुमको पैसा दे रहा है फ्री में, इतना ज़्यादा पैसा दे रहा है, तो और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो क्या किया कि ठीक है, कहा कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, आप मेरा संरक्षित राज्य रहिए, अगर कोई आप पर अधिकार करने की कोशिश करे, चाहे कोई हमला करे, चाहे कोई आवाज़ उठाए, तो हमसे बोलिए, उसको हमसे लड़ना पड़ेगा, आप कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आप बदले में आप हमको साल भर में दीजिएगा पैसा। ठीक है, अब देखिए 1867 ईस्वी में क्या हुआ कि कोचिन चीन को उपनिवेश बना लिया, किसने, फ्रांस ने। 1867 ईस्वी के आते आते क्या हुआ कि देखा फ्रांस अब यहाँ का राजा कमजोर है, इसे कुछ होने वाला नहीं है, तो क्या किया कि उसको क्या किया, उपनिवेश बना लिया, पूरा वहाँ पर अधिकार कर लिया और अपने मन के हिसाब से क्या किया, नियम कानून
पारित कर दिया। अपने हिसाब से वहाँ पर चालान लगा हर चीज़ की, ये व्यापारी आ सकता है यहाँ पे, ये नहीं आ सकता है, यहाँ पर हम लोग का वर्चस्व रहेगा, केवल हम लोग का व्यापार होगा। खदेड़ने लगा, भगाने लगा कि आप लोग नहीं आ सकते, अब यहाँ पर कोचिन चिन्ह हम लोग के अधिकार में आएगा, हम लोग हस्तक्षेप पर। अब वहाँ का राजा कुछ कर भी नहीं सकता था, कमजोर था, जानता था कि ज़्यादा बोले तो मार के भगा देगा सब, जौन राजगद्दी छीन जाएगा, भोग विलासी था। तो कहा है कि ठीक है रखिए लो उपनिवेश आप लोग कीजिए, तो हमको खाली राजा रहने दीजिएगा ना। अब बाकी सारा काम फ्रांस अपने मन मुताबिक करने लगा। और नाम के लिए राजा था, लेकिन पावर ओरिजिनल किसके पास चला गया? फ्रांस के पास चला गया। ठीक है, कहने के लिए राजा था। और राजा क्या कर रहा था? हर बाप का एक बाप होता है ना, उसी तरह से क्या हुआ था, कोचिन चिन्ह के राजा का बाप कौन बन गया था? फ्रांस। ठीक है, अब वो जो बात कहता तो वहाँ के राजा को मानना पड़ता था। तो जाहिर सा बात है कि वहाँ का बात मान रहा है वो राजा, तो राजा माने तो प्रजा काहे नहीं मानेगा। ठीक है, तो वहाँ का उपनिवेश बना लिया। कौन बना लिया? फ्रांस। ठीक है, कोचिन चिन्ह को पूरा क्या किया? अपना उपनिवेश बना लिया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए ध्यान दीजिए। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जब इसका वर्चस्व बढ़ते जा रहा था, तो उसके बाद देखो, एक कहते ना कि आदमी छोटा सा जीत हासिल कर लेता है तो उसका मनोबल और बढ़ जाता है कि ना एक बार जीत लिए तो दोबारा जीत सकते हैं, तिबारा जीत सकते हैं, इस तरह से बढ़ते गया। अब हिंद चीन में देखो धीरे धीरे कैसे अपना पैर फैला रहा था। ओरिजिनल इसका मकसद था पूरा कब्जा करना, लेकिन कोई भी आदमी कहीं जाएगा तो अचानक कब्जा नहीं कर सकता है। तो धीरे धीरे कैसे है, तो व्यापार करने के उद्देश्य से आया, यहाँ आके बस गया। उसके बाद फैक्ट्री स्थापित कर दिया। धीरे धीरे क्या किया? फैलाने लगा हर जगह। धीरे धीरे पादरी आ गए, क्या किया? अपने धर्म के बारे में बताने लगे, अपने तरफ लोग करने लगे, कुछ लोगों से बात मनवाने लगे। धीरे धीरे शक्ति बढ़ाने लगा, सेना मंगाने लगा। यहाँ पर धीरे धीरे सेना मंगाने लगा तो राजनीति में एक तरफ से ढुक गया, एक तरफ का राजा को अपने पक्ष में कर लिया, तो दूसरा तरफ को क्या किया कि डरा धमका कर लिया। और दो को कर लिया दूसरी तरफ से, तो तीसरा अपने आप डर गया और वो अपने आप इसका संरक्षित में आ गया। अब धीरे धीरे एक एक बड़ा बड़ा शहर, बड़ा बड़ा राज्य जो था इसके कब्जा में आते जा रहा था, आते जा रहा था। धीरे धीरे इसका प्रभाव क्या होते जा रहा था? बढ़ते जा रहा था। अब देखे कि सब कमजोरे है, सब सारा बेवकूफ़ है, सब धीरे धीरे क्या होता है, डेरा रहा है सब हमसे। तो क्या हो कि और ज़्यादा ये क्या करने लगा? पैर पसारने लगा, और ज़्यादा क्या करने लगा? फैलाने लगा अपना सत्ता। अब देखो धीरे धीरे फैलाने लगा, तब क्या किया कि 1873 ईस्वी में तोकिन में प्रवेश पा लिया। तोकिन और अन्नाम दो वियतनाम के बहुत बड़े शहर थे, हमने बताया था आपको शुरू में ही। तो तोकिन जो था, तोकिन में क्या किया? प्रवेश किया और तोकिन के कुछ हिस्सा पर क्या किया? कब्जा कर लिया। मतलब कि सेना लेकर ढुक गया और तोकिन के कुछ हिस्सा पर क्या किया? कब्जा कर लिया। वहाँ पर हस्तक्षेप अपना कर लिया और वहाँ पर क्या किया? कब्जा कर लिया कि हम लोग का यहाँ पर कब्जा रहेगा, हम लोग यहाँ पर मनमौजी काम क्या करेंगे, मनमौजी व्यापार करेंगे। अब कब्जा कर लिया धीरे धीरे, और बोलने वाला भी कोई नहीं था क्योंकि सब एक शक्तिशाली था, बाकी सब डरा रहा था। अब देखो आगे क्या हुआ। 1874 से 1884 के दशक में, दशक पता है किसे कहा जाता है? 10 साल को कहा जाता है। 10 साल के अवधि को दशक कहा जाता है। तो 74 से 84 के बीच का जो समय एक दशक है, दशक ही 10 साल का है और लंबा अवधि है, एक टाइम वाला। तो 10 साल के मध्य में क्या किया कि अन्नाम पर दबाव डाला। क्या किया? अन्नाम पे, ये अन्नाम पे दबाव डाला और यहाँ पर व्यापारिक और राजनीतिक सुविधा क्या किया? हासिल कर लिया। अन्नाम पे क्या किया? घुस गया और शक्ति से, बल से क्या किया? उस पर दबाव डाला अन्नाम पे कि ना मेरा बात मान लो, हम राय से बोल रहे हैं। और क्या किया कि बात मनवा के वहाँ पर व्यापार और राजनीति में क्या किया? घुस गया। राजनीति सुविधा हासिल कर ली, राजनीति में कुछ हस्तक्षेप हासिल कर लिया राजा से। और क्या किया? व्यापार भी वहाँ पर क्या किया? पूरा बढ़ा दिया। ठीक है, व्यापार भी धीरे धीरे क्या किया? फैला दिया। देखो धीरे धीरे कहाँ से घुसा था? धीरे धीरे एक राज्य में घुसा, फिर दूसरा में, फिर तीसरा में कोचिन चीन में आया, कोचिन चीन से किधर चला गया, फिर उधर से आया, फिर अन्नाम में आ गया, है ना। धीरे धीरे कंबोडिया में घुस गया। तो सब में घुसते जा रहा है धीरे धीरे ना। तो देखो किस तरह से कब्जा करते जा रहा है। इसीलिए कहा है कि व्यापारिक कंपनियों का आगमन, यानी कि उसका आगमन कैसे हुआ? अब फ्रांसीसी प्रभुत्व, तो उसके बाद समझा कि कैसे उपनिवेश बनाया। तो देखो उपनिवेश कैसे बना रहा है, धीरे धीरे कैसे कब्जा कर रहा है। उसके बाद देखो क्या हुआ कि 1887 ईस्वी जब आया, धीरे धीरे 1884, उसके बाद 87 पूरा क्या किया? करते करते मतलब 74 तक कहाँ पर कब्जा कर लिया? तोकिन पर कब्जा कर लिया। ठीक है, अन्नाम पर उधर, अब अन्नाम पर दबाव डाल के कहिए लिया, तोकिन पर कब्जा कर लिया, अन्नाम पर भी कब्जा कर लिया, कंबोडिया हो गया, कोचिन चीन हो गया, धीरे धीरे सब पे कब्जा कर लिया। अब करते करते क्या किया कि 3 साल बाद 87 3 साल और लगा, पूरा का पूरा हिंद चीन पर क्या किया? कब्जा कर लिया। अब क्या हुआ कि इसका पूरा का पूरा देखा कि हिंद चीन अब मेरे कब्जे में आ गया, अब मुट्ठी में आ गया। जहां मन मनमौजी व्यापार, जहां मन जैसे लोगों के साथ व्यवहार, जिस व्यापारी को भगाना उसको मार के भगा दो, वर्चस्व क्या किया?
जबरदस्त तरीके से क्या किया, बैठा लिया वहाँ पे। अब पूरा जब कब्जा कर लिया, अब पूरा इसका शासन चलने लगा वहाँ पे, हर चीज़ इसका चलने लगा, हर चीज़ इसके मुताबिक होने लगा, हर बात कोई इसका मानने लगा। तब क्या किया ये कि हिंद चीन हटा दिया, कहा कि मेरा साम्राज्य हो गया, तो हिंद चीन नहीं रहेगा अब इसका नाम। अब क्या किया कि वो जो साम्राज्य था, जगह था, वो पूरे जगह को इंडो चाइना के नाम से क्या किया, फ्रेंच इंडो चाइना, फ्रेंच इंडो चाइना। देखो फ्रेंच का मतलब होता है फ्रांस का, ठीक है, फ्रेंच यानी फ्रांस का, इंडो माने इंडिया और चाइना माने चाइनीज, तो इंडिया चाइना, हिंद चीन, हिंदी में क्या होता है हिंद चीन। तो अब देखो पहले नाम था हिंद चीन, इंडो चाइना, अब उसका पूरा नाम क्या हो गया, फ्रेंच इंडो चाइना, यानी फ्रांस का इंडो चाइना, और किसी का नहीं, फ्रेंच का इंडो चाइना। पहले का नाम हिंद इंडो चाइना था, इंडो चाइना हम बताए थे तुमको, लेकिन बाद में क्या किया, उसी नाम को क्या किया, फ्रेंच इंडो चाइना, यानी किसका